हेलो जानो, कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। और मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप हमेशा बढ़िया ही रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। मेरे प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिज्म में हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुकी है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। आज हम लोग जानेंगे एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण। साहब, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके घूमने के कारण करंट आएगा और उस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा। आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस चर्चा से पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप को जल्दी से रिवाइज भी करवाऊंगा और एंड में मैं आपको बोर्स मैग्नेटॉन की जानकारी देने वाला हूं। तो प्यारे जवानों, पेन कॉपी उठा लो, तैयार हो जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई साहब, मैंने आपको ये बता रखा है ऑलरेडी कि भाई साहब यदि हमारे पास एक लूप है तो उस लूप में यदि हम मान लें कि आई करंट फ्लो कर रहा है तो मेरे प्यारे जवानों उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने ले रखा है वो है I इंटू ए, मतलब करंट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और भाई साहब यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो इसकी डायरेक्शन हमने यहां पर कंसीडर करी है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर करी है, मतलब एम वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है इसको देखने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का सहारा लेना है। मतलब मेरे प्यारे जवानों, यदि मेरे सामने एक लूप रखा है और उसमें करंट इस तरीके से है, मतलब यदि मैं उसको देखूं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप लोग अच्छे से इस चीज की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब यदि करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वो आएगा करंट इनटू एरिया, और यदि वो हमसे पूछता है डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी। पहले जवानों, ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपको मैंने समझा रखा है कि जब भी कभी एक सर्कल इस तरीके से दिखा रखा हो इसका मतलब वो जो लूप है वो इस प्लेन के अंदर रखा है, लेकिन यदि उसकी रिप्रेजेंटेशन इसके जैसी हो इसका मतलब ये जो लूप है ये ऐसे रखा है, दिस लूप इज परपेंडिकुलर टू दिस। और इसमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी सिखाया मैंने कि यदि ये सेंटर है तो ये वाली जो लाइन है इसको हम आउटसाइड वाली लाइन मान लें, इसको हम इनसाइड वाली लाइन मान लें, तो इनसाइड वाली के ऊपर जो है हम लाइन ड्रॉ कर देंगे सॉलिड और नीचे वाले पर या तो डॉटेड लाइन करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। कहने का मतलब है ये रिप्रेजेंटेशन है भाई, ये इस तरीके से घूमेगा तो भाई ये हिस्सा इस तरीके से है और ये जो हिस्सा है जो बोर्ड की तरफ है वो हिस्सा ये है, जो हिस्सा बाहर की तरफ है वो ये दिखा रखा है, इसके ऊपर को लाइन क्रॉस नहीं कर रही है लेकिन ये लाइन से दबा हुआ है। क्लियर है? आपको यहां पर रिप्रेजेंटेशन में अंतर भी पता होना चाहिए इन दोनों की, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी दिखानी है तो वो हम आसानी से दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ आएगी। तो ये था करंट लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से होगा। माना कि इसमें करंट इस तरीके से घूम रहा है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आउटसाइड द प्लेन आएगा और इस प्लेन के 90 डिग्री पर होगा। क्लियर है? तो जवानों, अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और अब हम जानेंगे कि यदि हमारे पास न्यूक्लियस है, कोई भी एक न्यूक्लियस ले सकते हैं। प्यारे जवानों, मैं इसी जगह पे यदि लेना चाहूं एक न्यूक्लियस, चलो मैं डायग्राम को दोबारा से बना देता हूं। भाई साहब, मैंने यहां पर एक न्यूक्लियस माना। न्यूक्लियस आप सबको मालूम है पॉजिटिवली चार्ज है। भाई साहब, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो सेंस हमने ली है ये हम कैसे भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया भाई कि यहां पर जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यदि ये इलिप्टिकल शेप दिखाई दे रखी है इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये जो हमारा लूप है ये इस प्लेन के 90 डिग्री पर रखा है, मतलब
इस तरीके से रखा है और इसमें मैंने इस लाइन की ये जो लाइन खींची है मैंने ये इस वाले हिस्से को क्रॉस करके गई है, इसका मतलब ये हिस्सा बोर्ड की तरफ है। ये बात मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ही आपको बताते चल रहा हूं भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत है तो यार पीछे वाली वीडियो फिर से देख लो। तो भाई साहब ध्यान से समझना है यहाँ पे, क्योंकि ये हिस्सा बोर्ड की तरफ लिया है, ये हिस्सा मैंने यहाँ लिया है और मैं मान रहा हूं कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहां पर ये जो निशान लगा रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहा हूं। मतलब यहां पर बना भी देता हूं कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है। और मेरे प्यारे जवानों, जब इलेक्ट्रॉन इस सेंस में घूमेगा तो आपको मालूम है कि सर्किट के अंदर जो करंट आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। एक प्रकार से सर्किट जैसा ही तो बिहेवियर हो चुका है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो इस रास्ते के अंदर करंट इस तरीके से जाएगा। तो प्यारे जवानों, करंट की जो सेंस है वो ये हो चुकी है। भाई हम मान लेते हैं कि r इसके ऑर्बिटल की रेडियस है। तो मेरे प्यारे जवानों, यदि हम यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का नाम मैं m मान रहा हूं, मैं लिख देता हूं लेट m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। साहब मैंने मान लिया है कि जो m है वो मैग्नेटिक मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम लिखेंगे साहब करंट इनटू एरिया। एरिया को तो हम आसानी से लिख सकते हैं लेट r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो भाई साहब हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट को यदि हम r मानते हैं तो हम लोग यहां पर आसानी से m को कह देंगे I इंटू पाई r स्क्वायर। लेकिन मुद्दे की बात तो आई में है, करंट में है। भाई साहब करंट कितना होगा अब ये निकालना हमारा टारगेट है। तो करंट निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है साहब उसकी वैल्यू को हमने E मान लिया है। तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब सर्किट में करंट जो आएगा दैट विल बी द कितना चार्ज फ्लो करके गया डिवाइडेड बाय कितना वक्त लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आएगा। और पता तो होगा कि नहीं भाई साहब, पता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। मतलब साहब यहां पर जो चार्ज आया है, तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं एक ही राउंड की बात करूं, मतलब मैं एक चक्कर की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन जब एक चक्कर लगाएगा तो कहने का मतलब है किसी भी जगह पे यदि आप खड़े हो गए हो ऑर्बिट के अंदर और यहां पर बैठे बैठे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा के गया है, तो मेरे भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा के गया है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि चार्ज कितना फ्लो करके गया है उस जगह से E, लेकिन इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर अपने ऑर्बिट में लगाने में जितना वक्त है ये वो टाइम लगाया है मैंने। समझ में आया नहीं आया भाई? मैंने सिंपल सी बात करी है, मैंने तो एक साधारण सी बात करी है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना। माना कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मैं इलेक्ट्रॉन यहां ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको न्यूक्लियस मानिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमेगा, मान लो आप यहां पे खड़े हो, आपने नोटिस किया कि भाई एक चार्ज फ्लो करके गया, एक कूलम्ब नहीं बोला मैंने बोला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया तो दोबारा कितनी देर में ये फ्लो करके जाएगा? जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तो। मतलब एक राउंड में कितना समय लगता है? माना कि टाइम पीरियड T, हम आसानी से इस टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। भाई साहब ये आएगा टोटल डिस्टेंस एक सर्कल की 2 पाई r होगी डिवाइडेड बाय द स्पीड, और उसको v जो है अब वो ऊपर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहां पर जो करंट आया है उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि ये वाला भी ऊपर रख दीजिए, E इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे प्यारे जवानों, जब करंट आ ही चुका है तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। बहुत आसान सी बात है, करंट की वैल्यू पुट करते ही जो आंसर आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं जरा वैल्यू पुट करके, थोड़ा समय इधर जगह बनाता हूं एक बार। हाँ तो भाई साहब यहां पर जो अपने पास करंट मिला है, ये करंट कितना आ गया है, A इंटू वी एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई r।
प्यारे जवानों, इस वैल्यू को आई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। माना कि इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रखा हुआ है, तो भाई साहब इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, दैट इज E इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई निपट गया और मेरे भाई आर से आर निपट गया। कुल मिला के आंसर आ गया A इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 और ये आंसर आ गया हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का। लेट अस से इट इज द इक्वेशन नंबर 2। क्या कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है ना भाई साहब तकलीफ? अरे होने भी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे जी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, वो तो आ गया, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। यदि वो मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो अपना आंसर आ चुका है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा आगे की बातें करेगा। वो कहेगा कि हमें रेशियो निकाल के बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, भाई जब ये रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका अपना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उनका रेशियो निकाल के बताओ। बेहद आसान सी बात है मेरे प्यारे जवानों। यदि हम यहां पर एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन का तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं उस एरिया को साफ करके बताता हूं। हाँ तो जवानों, हम लोग मान लेते हैं लेट कैपिटल L इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ध्यान से समझना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L माना है तो L का रिश्ता होता है m इंटू वी इंटू आर। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, ये m जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हम उसका मास मान लेते हैं me। ध्यान रखना, यहां पर जो m है ये मास नहीं है, ये मैग्नेटिक मोमेंट माना था हमने। इसकी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 ले लें। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से भाग कर दे तो मेरे प्यारे जवानों यहां पर m है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है, डिवाइडेड बाय द एंगुलर मोमेंटम है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है EVR डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम भाग कर देंगे MEVR से, तो भाई साहब ये तो निपट जाएगा और कुल मिलाकर हमारे पास आंसर आएगा A डिवाइडेड बाय 2 इंटू ME। प्यारे जवानों, ये जो रेशियो निकला है आपको दिख रहा होगा, ये एक फिक्स नंबर आया है, मतलब फिक्स एक वैल्यू आई है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। प्यारे जवानों, इसका हम एक नाम रखते हैं, इस रेशियो का जो नाम रखते हैं दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? भाई देखो ध्यान से, भाई ये जो रेशियो हमने निकाला है ये एक फिक्स वैल्यू आई है, और क्योंकि भाई साहब ये फिक्स वैल्यू है इसका एक हमने नाम रख दिया, और जब जो नाम रखा है वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत ही बढ़िया है। हाँ तो इसका क्या नाम बताया मैंने आपको? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और भाई इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है इट इज 8.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस प्लस 10 आ जाएगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस 10, और ये कूलम्ब है और ये केजी में होता है तो कूलम्ब पर केजी। मेरे भाई ध्यान से इस वैल्यू को भी याद रख सकते हो, ये नाम याद रखना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूं, इन दोनों का वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन होगा, इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो भाई ध्यान से समझनी है एक बात। मुझे एक बात बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा है तो इधर वाले रास्ते में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा तो करंट उल्टा जाएगा, तो उल्टा जाने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी आएगी मेरे भाई? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। लेकिन जरा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को देख लेते हैं। मेरे प्यारे जवानों, ये बात आप लोगों ने पढ़ रखी होगी 11th क्लास में। एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है भाई? एंगुलर मोमेंटम का रिश्ता तो MVR होता है, लेकिन यदि डायरेक्शन निकालनी है तो R क्रॉस V की डायरेक्शन में निकालेंगे। प्यारे जवानों, अब गौर से समझिएगा, यहां पर जो R है वो ये ओरिजिन हम ले रहे हैं, तो भाई साहब R जो है ये आउटसाइड आएगा। अब मैं आपको समझाने के लिए, मैं एग्जांपल को समझने के लिए यहां पर मैं न्यूक्लियस ले रहा हूं। अब
इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, वो इधर से ऐसे जाएगा और R इस तरफ होगा। मेरे प्यारे जवानों, R इस डायरेक्शन में है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो हमें करंट से कोई लेना देना नहीं है, हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखेंगे और यहां ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, उसके लिए R इस तरफ है। ध्यान रखना R सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर से पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ले रखा हमने उसकी तरफ है। तो R क्रॉस V की डायरेक्शन निकालेंगे, R पर फिंगर रखेंगे, V की तरफ घुमाएंगे तो मेरे भाई नीचे की तरफ आएगी। ध्यान रखनी है ये बात। इसका मतलब भाई यहां से हमें क्या पता चला कि यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसको तो हम लोग लिखेंगे m वेक्टर। याद रखना L को उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा E डिवाइडेड बाई 2me इंटू L वेक्टर, लेकिन इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये बहुत प्यारी सी बात है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में वो ये चीज भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, अब यदि मैं एक चीज और यहां पर पूछूं आपसे, क्या आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल की बातें याद हैं? और पढ़ी होंगी यार, केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, हम लोग फिजिक्स में जानेंगे और मेरे भाई बहुत प्यारी सी बात हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। भाई बोर्स भाई साहब ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने ये बताया, एटॉमिक थ्योरी जो बोर्स ने दी थी उसमें, कि भाई इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी जगह पे ऑर्बिट नहीं बनाएगा, बल्कि वो सिर्फ उन खास जगहों पर घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4। भाई हम लोग जब आगे अपनी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें इस बात पर चर्चा फिर से करेंगे। यदि अभी आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो बेटर है, वैसे केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ी होगी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी एक ऑर्बिट में, वो h/2 पाई का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब या तो 1 गुना या तो 2 गुना, वो फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं हो सकता। मतलब n की वैल्यू इंटीजर में ही होगी, ये कंपलसरी था। मेरे प्यारे जवानों, इस वैल्यू को उठा के यदि हम यहां रख दें, वेक्टर हटा रहा हूं मैं, वैल्यू लिख रहा हूं, तो m की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, e डिवाइडेड बाई 2 इंटू me, और भाई साहब l की जगह लिख देंगे n इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब ये है कि हम सीधा इसमें ऑर्बिट का नंबर पुट करेंगे। मतलब ये बन जाएगा सिंपल शब्दों में n e इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 4 पाई और m e। मतलब यदि हम इस रिश्ते को, ये किसके इक्वल है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल है पूरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब भाई इस रिश्ते के अंदर यदि हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब पहले ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो n को 1 पुट कर देंगे, दूसरे के लिए निकालना है तो n को 2 पुट कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हर एक ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, पहले ऑर्बिट में उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक दूसरे ऑर्बिट में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसका कुछ अलग होगा, और इनको किस तरीके से वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो, n की वैल्यूज के साथ। मतलब पहले ऑर्बिट के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरे ऑर्बिट में ये वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा ऐसे वैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप यहां तक अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब मैं एक टर्म डिफाइन करने वाला हूं, बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी है, बोर्स मैग्नेटॉन। तो बोर्स मैग्नेटॉन क्या है अब हम ये जानते हैं। हाँ तो भाई साहब, बोर मैग्नेटॉन को कैसे डिफाइन किया है हमने? प्यारे जवानों, n की वैल्यू को 1 रख दें, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम यदि हम सिंगल, भाई हाइड्रोजन एटम किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बोर्स का मॉडल तो हाइड्रोजन एटम या उसके जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड था। इसका मतलब प्यारे जवानों, यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें उसमें n = 1 पुट कर दे, मतलब पहले ऑर्बिट की बात करें तो वहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी E इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई m इंटू ई। मेरे भाई इसी वैल्यू को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। मतलब बोर
मैग्नेटॉन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके मैग्नेटिक मोमेंट को ही हम बोर मैग्नेटॉन का नाम देते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है, यदि इन सब की वैल्यूज को पुट कर दें तो 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, आपको मालूम ही होगा। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा एक बात बताओ ना यार, इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता ही है क्या? सिर्फ घूमता नहीं है, बल्कि वो घूम घूम के घूमता है, मतलब वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो जब वो अपनी जगह पर स्पिन कर रहा है, उसके कारण भी यहां पर एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। याद करो, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो वहां प्लस माइनस हाफ ये स्पिन लेते थे इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? तो ये चीजें उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से एसोसिएटेड हैं। लेकिन हम यहां पर सिर्फ उसका रिवॉल्यूशन जो था न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी चर्चा की है। हालांकि स्पिन के कारण, उसकी खुद की स्पिन के कारण भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर हमारे पास होता है। और इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू आएगी ना, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू जो स्पिन आएगा, वो कितना आएगा? E डिवाइडेड बाई m इंटू एस। ये स्पिन ले रखा है हमने, लेकिन ध्यान रहे वहां पर भी ये अपोजिट होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई साहब, यदि आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं तो ड्यू टू स्पिन एंड ड्यू टू इट्स द रिवॉल्यूशन, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो भाई साहब, जब इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में जोड़ेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इसमें E अपॉन एम ई तो कॉमन है, यहां पर भी याद रखना ये एम ई ही है, ये E अपॉन एम ई तो कॉमन है और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास L वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस S वेक्टर। मेरे प्यारे जवानों, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम कह सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात यहां तक अच्छे से समझ आई। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़ते जाइए, बहुत मजा आ जाएगा। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।